हेलो एवरीवन। अभी हम मल्टीपल इंटीग्रेशन का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन से। अब डबल इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी है क्योंकि वो एक सिंपल इंटीग्रेशन जैसा ही होता है। जैसे क्योंकि पहले जो जैसे इधर डी एक्स दिया है तो पहले विथ रिस्पेक्ट के एक्स में इंटीग्रेट करेंगे और फिर विथ रिस्पेक्ट के वाई में इंटीग्रेट करेंगे। पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे दिया है ये करेक्ट है कि नहीं। जैसे ये इधर डी एक्स डी वाई दिया है या फिर डी वाई डी एक्स भी दिया हो सकता है, पर ये लिमिट किसकी है वो कैसे पता चलेगा। तो जो हमें क्लोजेस्ट लिखा हो ना उसकी वो ये लिमिट होगी। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको क्या देखना है, इधर एक फंक्शन आएगा और उसके क्लोजेस्ट जो डी एक्स या डी वाई होगा ना उसकी वो लिमिट होगी। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखिए, अगर ये फंक्शन है तो वो कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। मतलब क्या है, ये सारी लिमिट्स कांस्टेंट है। जैसे ए बी सी और डी वो सारे कांस्टेंट है। और अगर सारी लिमिट कांस्टेंट आती है तो वो हमेशा एक जो एरिया मिलेगा इंटीग्रल से वो हमेशा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये एक बात याद रखनी है। बाद में अभी लिमिट है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किसकी लिमिट है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले ये होता ये देखते हैं कि ऐसे कोई भी दिया हो, ऐसे इंटीग्रेशन दिया है तो आपको एक चीज़ फिक्स होती है कि जो आउटर लिमिट होती है वो हमेशा कांस्टेंट होगी और जो इनर लिमिट होती है वो हमेशा वेरिएबल फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन से कोई वैल्यू चाहिए। हमें कोई वेरिएबल मतलब कोई फंक्शन, दूसरा फंक्शन नहीं चाहिए हमें इंटीग्रेशन से। हमें एक वैल्यू चाहिए, इसलिए आउटर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगी और इनर लिमिट हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में होगी। अब जो वेरिएबल है, अगर इनर लिमिट में इधर देखिए कौन सा वेरिएबल है, एक्स है और इधर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये लिमिट वाई की है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और उसको लिमिट के फॉर्म में हमने पुट किया है। ठीक है, वैसे ये देखिए इधर क्या है, इधर है वाई और वाई क्यूब, तो ये फंक्शन ऑफ वाई है। ठीक है, तो ये एक्स की लिमिट हो जाएगी। जैसे आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो समझ लेना कि जब एक्स दिया हो तो वो वाई की लिमिट होगी और वाई दिया हो तो एक्स की लिमिट होगी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का है, थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन है, वो हम फॉर्मूलाज थोड़ी देख लेते हैं जिससे क्या है कि हम अभी फॉरवर्ड जो भी एग्जांपल करते हैं तो उसमें आपको आसानी होगी। जैसे मैंने इधर सभी जगह इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखा, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। जैसे ये फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स है उसका माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स है उसका साइन एक्स होता है। बाद में ये तो आइडेंटिटी जैसा ही है कि सेक्स स्क्वायर एक्स होता है उसको टेन एक्स का टेन एक्स होता है और कॉस एक्स स्क्वायर होता है उसका माइनस कॉट एक्स होता है। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है, वैसे ही अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। बाद में ये है ना, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। जैसे टेन एक्स है, उसको आपको बोले कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मोड सेक एक्स होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस एक्स मीन्स माइनस लॉग मोड कॉस एक्स होगा। ये दो उसका आंसर आता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन का। फिर कॉट एक्स है, कॉट एक्स क्या होगा का क्या होगा, लॉग मोड साइन एक्स। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉसेक एक्स। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो माइनस लॉग मोड कोसेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक आता है सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होगा, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होगा, लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इधर माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं ए रेस टू एक्स पे। अभी ए रेस टू एक्स था, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, ए रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन था ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, तो इधर वैसे ही जो भी हमको फंक्शन दिया हो ए रेस टू एक्स के फॉर्म में, उसका डिफ्रेंशिएशन हमको डिनोमिनेटर में करना है। जैसे इधर ए रेस टू एक्स दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो है ना ए का बेस होता है ना, उसका डिफ्रेंशिएट हमें नीचे करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। ये तो आइलेट रूल पता है सबको कि कोई भी दो फंक्शन दिया हो मल्टीप्लिकेशन में और उसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। पहले हमको कोई भी एक फंक्शन को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उस फंक्शन को चूज़ कैसे करेंगे, आइलेट रूल से। आई से इनवर्स, एल से लोगरिथमिक, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। ऐसे जो भी ऑर्डर में फर्स्ट आता है उसको एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे और दूसरा आता है उसको जी ऑफ एक्स सपोज करेंगे। ठीक है, बाद में ये फॉर्मूला है, ये याद कैसे रखनी है। पहले ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको ऐसे रख दिया, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस साइन आएगी। ठीक है, माइनस साइन याद रखना, उधर प्लस नहीं लिखना है, माइनस लिखना है। फिर
ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएट कर दिया, और ये जो जी ऑफ एक्स है उसको इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया और पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स यू आई का, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में लिया है। अब चलते हैं एक एग्जांपल पे। जैसे अभी आपको ऐसा पता चल गया कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, डबल इंटीग्रेशन, तो उसका एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमको क्या है, लाइव एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। जैसे ये एक फंक्शन दिया है ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई डी एक्स है उसकी जगह पे डी ए भी लिखा हो सकता है, या डी वाई डी एक्स भी लिखा हो सकता है, डी एक्स डी वाई भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा है। तो हमको इस पर भरोसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि हमको क्या पहले लिमिट का पुट करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हमको इसको लिखना है। अब ये बोला है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है वो एक ट्राइंगल से बाउंडेड है, जो जिसे x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस वाई इक्वल टू वन लाइन से जो ट्राइंगल बनता है उससे ये फंक्शन बाउंडेड है। तो पहले हम ये जो हमें लाइंस दी है उसको हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पे। आपको ये स्केल से करना है, मैंने ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग किया है, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू ज़ीरो मतलब कौन सी लाइन आएगी, x इक्वल टू ज़ीरो मीन्स y एक्सिस, और y इक्वल टू ज़ीरो मीन्स x एक्सिस, और x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो इसकी ये ऐसी लाइन आती है, उसको प्लॉट करते हैं। अब उस उन तीन लाइन में इसका कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया क्या होगा, इस लाइन से नीचे वाला, इस लाइन से इधर वाला, और इस लाइन से ऊपर वाला, तो ये एस कॉमन एरिया आ गया। अब उसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो देखिए। मैंने पहले ही बोला कि बाहर वाला जो इंटीग्रेशन आएगा वो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट की उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होगी, और अंदर वाला जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में हो सकती है। इससे ज़रूरी नहीं है वेरिएबल के फॉर्म में हो, पर ऐसा जब इंटीग्रेशन आए तो हमको वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे हमें को पहले है ना, आपको एक डिफाइन कर देना है कि किसके विथ रिस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेट करना है। जैसे इसमें क्या किया हमने, डी एक्स मतलब एक्स के विथ रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया, फिर हमने डी वाई के विथ रिस्पेक्ट में, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एक्स के विथ रिस्पेक्ट में पहले करना है इंटीग्रेट, मतलब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वाई की वैल्यू तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट हो जाने वाली है, ठीक है। तो अगर ये एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो ज़ीरो टू वन माइनस एक्स है, तो उसको पहले भूल जाइए। एक्स को अगर पहले इंटीग्रेट करना है तो एक्स को पहले भूल जाना है, और बाहर वाली लिमिट है वो आपको पता है वो कांस्टेंट आने वाली, वो कौन सी किसकी लिमिट होगी, वाई की। अब वाई की इधर लिमिट क्या है वो आप बताइए, ये कौन सा, ये पॉइंट है ओरिजिन मतलब 0,0, और ये पॉइंट है 0,1, तो वाई की वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वाई की वैल्यू 0 से 1, ये वाई की लिमिट हो गई। अब आपको एक्स पे जाना है। अब जब भी वाई की वैल्यू 0 से 1 हो रही है तो एक्स की वैल्यू कैसे बढ़ रही है वो आपको देखना है। जैसे y की वैल्यू 0 से 1 होगी तो आपको x की वैल्यू देखना है। तो जब y 0 था तब x की वैल्यू क्या थी, तो वो भी 0 ही थी, इधर से स्टार्ट हुआ जैसे 0,0 से। अब जैसे जैसे y 1 पे बढ़ा तो वो x किस कर्व से बढ़ रहा है वो देखना है। तो x किस कर्व से बढ़ रहा है, तो ये कर्व है, उसका कर्व क्या है, वो एक लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसको आपको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। मतलब y को एक सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाए और x को इस इधर बाजू भेज दिए, तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी ये लिमिट लिख लिया, और अभी हमने इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो तो इंटीग्रेशन तो सिंपल ही है, ठीक है। अभी इधर क्या किया है वो आप देखिए, इधर कुछ मिस्टेक है वो आपको पॉइंट आउट करनी है। क्या मिस्टेक है इसमें, इसमें ये मिस्टेक है कि इधर ये डी एक्स डी वाई लिखा है, पर इधर क्या आएगा, इधर तो डी वाई डी एक्स आना चाहिए। क्यों डी वाई डी एक्स आना चाहिए, क्योंकि ये जो वेरिएबल, ये जो लिमिट है वो किसकी है, ये तो वाई की लिमिट है। तो पहले हमको वाई के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इधर क्या आना चाहिए, डी वाई आना चाहिए, और बाहर जो आएगा वो डी एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन। अब आपको रीजन दे दिया है। अब डबल इंटीग्रेशन का इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ये इसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं पूछता है कोई, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो ये डबल इंटीग्रेशन है उसका नॉर्मली 4 मार्क का सम आता है, तो इससे कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको दो कर्व दिए है, ये कर्व कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये एक सर्कल है, और ये कर्व कौन सा है, ये एक पैराबोला है, ये एक लाइन है, ठीक है। तो आप पहले सर्कल है तो उसका सेंटर आपको इससे मिलेगा 0,1,
ठीक है, इसका सेंटर होगा 0,1। इसका ये जो पैराबोला है वो तो 0,0 मतलब सी शेप वाला पैराबोला है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y होता है क्या, वो स्माइली शेप वाला पैराबोला होता है। आपको अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। स्माइली मतलब एक्स स्क्वायर, क्या याद रखना है, स्माइली मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब सारे का उसको हम प्लॉट कर देते हैं ऐसे, तो हमको कॉमन एरिया मिलेगा। जैसे ये कॉमन एरिया मिल गया। अब सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करना है, जैसे ये पॉइंट हमें कैसे मिलेगा कि वो पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर रहा है और ये लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो उसको हम इस सर्कल पे पुट कर देंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट है वो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है और लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो ये y इक्वल टू एक्स है, उसको इसमें पैराबोला में रख देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देख रहे हैं अभी। अभी ये जो r है, ये रीजन को हमने r नाम दे दिया, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करना है तो इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो सर्कल और पैराबोला के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो पार्ट है वो लाइन और पैराबोला के बीच में लाई कर रहा है। क्योंकि और उन दोनों को हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए उसको इस इंटीग्रेशन को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, ये हमने एक लाइन बना दी जिससे हमें पता चला कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो इतना जो रीजन है उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसमें हमने देखा कि ये तो हमको फंक्शन दिया है एक्स वाई डी एक्स डी वाई, या उस पर डी वाई डी एक्स, आपको जो भी जिसकी भी लिमिट फाइंड करनी है उसको ऐसे लिखना है। अब हमको पहले y की लिमिट फाइंड करनी है। क्या करना है, पहले हमको y के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और फिर हमको x के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ही हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वरना ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें तो अलग आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। जैसे ये एक्स वाई फंक्शन है और ये डी वाई, अब वाई की लिमिट फाइंड करनी है तो जिसकी भी लिमिट फाइंड करनी हो ना उसके बाहर वाले को कांस्टेंट करना होता है। पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो लिमिट है वो तो कांस्टेंट आएगी, तो वो पहले हम पुट करेंगे। क्या, बाहर वाली लिमिट हम पहले पुट करेंगे। तो x की लिमिट हमें पता है कांस्टेंट है, तो x किधर से किधर तक वेरी कर रही है, ये है ओरिजिन जो है 0,0 और ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। तो x किधर से किधर वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो वो हमने लिख लिया पहले, क्या 0 से 1। अब हमें देखना है कि y कैसे वेरी कर रहा है। तो आपको पता है ये एक सर्कल है, देखिए ये सर्कल है और उसके ऊपर से एक दूसरा पैराबोला ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा पैराबोला आया ऐसे, तो y की वैल्यू किससे वेरी करेगी, ये सर्कल से ऐसे 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 करके पैराबोला तक जाएगी, ठीक है। तो वो आपको ऐसे देखना है कि ये जो सर्कल है वो सर्कल ऐसे आया और बाद में पैराबोला आया, तो सर्कल से हमको पैराबोला पे जाना है, ठीक है। तो सर्कल में y को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा √2x माइनस एक्स स्क्वायर, और पैराबोला में जब y को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो √2x आएगा, ठीक है। तो उसकी y की भी लिमिट मिल गई। अब हमको किधर तक का एरिया मिला है, देखिए ये सर्कल है और ये पैराबोला है, तो इधर तक का तो एरिया मिल गया हमें। अब इससे आगे का भी हमको एरिया फाइंड करना है। तो वो कैसा एरिया है, वो ऐसे दिख रहा है आपको, पैराबोला ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रही है। तो उस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें पैराबोला और लाइन को एज अ फंक्शन लेना है, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, देखिए इधर भी हमें डी वाई डी एक्स के फॉर्म में ही लिखनी है। आपको डी एक्स डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो वो पूरा अलग हो जाएगा। इसके दोनों जब हमने इंटीग्रेशन का पार्ट्स किया दो, तो दोनों को हमको डी वाई डी एक्स के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है ना। तो जिससे क्या कन्फ्यूज़न भी नहीं आती है। और अगर डी एक्स डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर से दो पार्ट में आपको ये मतलब करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डी एक्स डी वाई लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो वाई एक्सिस है ना उसके विथ रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो वो तो पूरा अलग हो जाएगा। इसलिए हम इसको इधर भी डी वाई डी एक्स के फॉर्म में फाइंड करना है। तो अभी इधर क्या है, बाहर की लिमिट है वो कांस्टेंट होगी और अंदर की लिमिट है वो वेरिएबल के फॉर्म में होगी। तो अंदर की लिमिट किसके विथ रिस्पेक्ट में, वाई के विथ रिस्पेक्ट में। ये किसका फंक्शन है अंदर की लिमिट वाला, वो वाई का फंक्शन है। मतलब हमको वाई को पहले साइड में रख देना है, जिसका फंक्शन है उसको साइड में रख दो पहले। पहले हमको डी वाई का मतलब अंदर वाली लिमिट है वो वाई की है, तो उसको साइड में रख दो पहले। तो आपको क्या पता है जो बाहर वाली लिमिट है वो कांस्टेंट होने वाली है, तो उसको सबसे पहले प्लॉट करो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या था, हमको मिला था 1,0, और ये पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो वो 2,0 होगा।
तो x की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी हो रही है, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया, x की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी हो रही है। बाद में हम y की लिमिट पे जाएंगे। अब y की लिमिट पे जाते हैं तो हमको क्या पता है, y की वैल्यू एक ये लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन से पैराबोला तक ऐसे वेरी हो रही है, ठीक है। ये लाइन है, उससे ऐसे 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 होकर पैराबोला तक वेरी कर रही है। तो उसकी अगर लिमिट आपको फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, पहले लाइन को है उसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना दो। तो ये y इक्वल टू एक्स दिया है, तो ये तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ही, तो उसको डायरेक्टली एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया। और अब पैराबोला है, उसको हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सब्सटीट्यूट करना है, तो y का ये जो स्क्वायर है वो इस बाजू भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2x, ठीक है। तो ये ऐसे मिल गया। अब दोनों की लिमिट मिल गई है। अब तो ये जनरल इंटीग्रेशन ही है, ठीक है, तो वो तो कॉमन है, वो आप कर सकते हो। अब आ जाते सबसे कॉमन क्वेश्चन पे, जो है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो है ना, ये एज सच बहुत इजी है। आपको थोड़े स्टेप्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। आप इसके स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। जैसे ये डबल इंटीग्रेशन दिया है, ये हम क्वेश्चन एक सपोज करते हैं कि आपको दो कर्व दिए, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये दो पैराबोलाज आपको कर्व दिए हैं और आपको एक्स डी ए का इंटीग्रेशन फाइंड करना है जो ये दो पैराबोला से बाउंडेड हो, ठीक है। तो आपको पहले से लिमिट तो दी गई है कि ये 0 to 4 है और ये x² / 4/2√x। ऐसे इधर तो डी है, आपको सपोज ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो किसकी लिमिट है, ठीक है। तो आपको तो ऐसा पता है कि जब भी फंक्शन x के विथ रिस्पेक्ट में हो तो वो y की लिमिट होती है, ठीक है। और इधर भी x के विथ रिस्पेक्ट में, मतलब ये y की लिमिट है। मीन्स इनर लिमिट होती है, जो इनर इंटीग्रेशन है वो इधर y का है और आउटर इंटीग्रेशन है वो x का है। अब चेंजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, हमको जो इनर में क्या y दिया है उसको हमको x बनाना है और आउटर में x दिया है उसको हमको y बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये सेम जो फंक्शन है ना उसको ऐसे ही लिख देंगे, बस लिमिट्स ये ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको चेंज कर दिया, ये जो डी वाई डी एक्स है उसको बदले डी एक्स और डी वाई लिख दिया, इतना कर देंगे, ठीक है। लिमिट्स हम बाद में चेंज करते हैं, पहले आपको इतना ही लिख लेना है। तो आपको क्या पता चला कि इनर लिमिट है उसको हमको x की बनानी है, ठीक है। इनर लिमिट हमको x की बनानी है और आउटर लिमिट y की बनानी है। तो हमने क्या पहले देखा था कि इनर लिमिट जिसकी बनानी हो उसको अभी साइड में रख दो। आपको पता है आउटर लिमिट तो कांस्टेंट होने वाली है, तो वो तो इजी है निकालना, तो पहले उसको निकालते हैं। आउटर लिमिट मतलब किसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है, वाई की लिमिट फाइंड करनी है, आउटर लिमिट। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। ये दो पैराबोलास को आपने प्लॉट कर दिया। अभी आपने ट्रिक क्या याद रखनी है, x² इक्वल x² वाला जो ग्राफ होता है ना पैराबोला, उसका ग्राफ वो हमेशा स्माइली होगा, ठीक है। ऐसे स्माइल करते हैं तो ऐसे जो शेप आता है वो x² वाला होगा, और y² वाला होगा वो हमेशा c के शेप में होगा, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि आपको पहले y की लिमिट फाइंड करनी है, तो y की लिमिट किधर से किधर तक वेरी हो रही है। पहले आपको क्वेश्चन में किसकी लिमिट दी है वो आपको देखना है। क्वेश्चन में आपको लिमिट दी है, ये वाली y की लिमिट है, ये वाली x की लिमिट है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्लॉट कर दिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए जो क्वेश्चन है उसमें इनर लिमिट जो दी है वो किसकी लिमिट है, वो y की लिमिट दी है। तो अगर y की लिमिट दी हो ना तो ऐसे आपको ऐसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाइए। अगर इधर इनर इंटीग्रेशन में अगर x की लिमिट दी हो तो आपको x एक्सिस से पैरेलल लाइन बनानी है। ये कव जो कॉमन रीजन है उसमें लाइन बनानी होती है, ठीक है। उसके विथ रिस्पेक्ट में हम आप जज कर सकते हैं कि लिमिट क्या है। अब इस इधर क्या दिया है, ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो y की लिमिट होते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल आपने एक जैसी, ये देखिए डार्क जो लाइन दी है वो हमने बना दी, y एक्सिस से पैरेलल एक डार्क लाइन बना दी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अब क्वेश्चन में जो दिया ना उसका उल्टा करना है, मतलब क्या है, ये अगर हमको वर्टिकल हमने लाइन बनाई क्योंकि वो y एक्सिस से पैरेलल थी, अब हमको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। क्यों, क्योंकि आपको हमको चेंज दो ऑर्डर को चेंज करना है, ठीक है। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो कांस्टेंट पार्ट किसका होगा, इधर क्या था कि डी वाई इनर लिमिट थी, तो हमको इसको आउटर लिमिट में चेंज कर दिया, तो इधर वाई किधर से किधर तक वेरी कर रहा है, तो इधर 0 से 4 तक वाई वेरी कर रहा है। देखिए ये ओरिजिन है, उससे ये 0,4 पॉइंट है, तो 0 से 4 तक वाई वेरी कर रहा है। तो हमने आउटर लिमिट तो लिख ली, वो 0 to 4 है। अब बात करते हैं इनर लिमिट की। इनर लिमिट इधर किसकी आएगी, इधर देखा है डी एक्स, मतलब एक्स की लिमिट इनर आएगी, ठीक है।
अब एक्स की लिमिट अगर हम फाइंड करते तो वो कैसे फाइंड करना है, एक्स किस और किस कर्व के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, वो फाइंड करना है। जैसे एक एक ऐसा पैराबोला है, ठीक है, या सी शेप वाला पैराबोला, एक यू शेप वाला पैराबोला। अगर इस दोनों को ऐसे देखें तो एक्स किधर से किधर तक वेरी कर रहा है, इसको अगर ऐसे ऐसे स्मैश कर दे तो क्या ओरिजिन से इस को, मतलब ओरिजिन आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको इस पैराबोला से इस पैराबोला तक ये एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। तो आप वो कैसे देख सकते हैं, जो नीचे वाला पैराबोला है उसको पहले देख रहे हैं, तो वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ऊपर वाला पैराबोला है उसको, उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब उन दोनों के बीच का अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसकी लिमिट कैसे बनेगी, ये जो है ना पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, उसको आपको ऐसा वाई के फॉर्म में लिखना है। तो इसे ये रूट है, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√y, क्या हो जाएगा ये 2√y। और ये जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसको x के फॉर्म में लिखना है तो ये 4 इधर नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4। तो ऐसे आपको लिमिट को चेंज करना है। तो आपको फिर से आपको स्टेप बता देता हूँ, कोई भी अगर चेंजिंग ऑर्डर वाला सम आता है तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो लिमिट दी है, ठीक है ना, वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन में जो भी लिमिट, मतलब इनर लिमिट दी है ना आपको क्वेश्चन में, जो भी इनर लिमिट, अगर वो y की लिमिट है तो आपको y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बना देनी है, ऐसे डार्कर लाइन, ये जो ब्लैक ब्लू जैसी लाइन बनाई है ना वो। अगर वो y की लिमिट है तो आपको पैरेलल y एक्सिस से पैरेलल लाइन बनानी है, अगर वो x की लिमिट है तो x एक्सिस से पैरेलल लाइन बनानी है। बाद में क्या करना है, आपको ऐसा लिख देना है, ये जो क्वेश्चन ऐसे था तो आपको आपने क्या किया, dx को इधर ले गए, dy को इधर ले गए, आपको मतलब इसका उल्टा इधर लिख देने का है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको सिर्फ लिमिट्स फाइंड करने की बाकी रही, ठीक है। अब आपने ये जो y एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाई, उससे एक परपेंडिकुलर मतलब उसका उल्टा, जैसे पैरेलल बनाई तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और उसके विद रिस्पेक्ट में लिमिट फाइंड कर लेनी है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्वेश्चन से बनाई है तो आपको पैरेलल लाइन बना देनी है और उसके विद रिस्पेक्ट में लिमिट फाइंड कर लेनी है। ऐसे आपको चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक सिंपल है, जो भी आपको फंक्शन दिया है वो आर और थीटा के फॉर्म में होगा। पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता था, एक्स और वाई के फॉर्म में था, पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा के फॉर्म में होगा। और एक चीज़ पोलर कोऑर्डिनेट में याद रखनी है, जो आउटर लिमिट होती है ना वो जनरली थीटा के फॉर्म में होती है, ठीक है, और इनर लिमिट हमेशा आर के फॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, आर की वैल्यू जनरली हम कांस्टेंट नहीं लेते। कोई भी, जैसे कोई भी कर्व होता है ना उसमें आर की वैल्यू जनरली वेरिंग होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर की वैल्यू हमेशा वेरिंग हो, पर आउटर लिमिट हम ट्राई करते हैं कि वो थीटा की है, ठीक है। अब ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ पोलर कर्व है ना उसको याद रखना है। जैसे ये सर्कल तो सबको याद होगा, पर उसका पोलर इक्वेशन क्या है, वो है आर इक्वल टू ए। बाद में ये क्या है, ये लेमिनस्केट है, ये आपको नाम याद रखना है और उसका इक्वेशन याद रखना है। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो यही दिया होगा लेमिनस्केट, ओके, पर आपको इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि आप वो आपको नहीं दी होगी कोई इक्वेशन में, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो उसका जो इन्फिनिटी जैसा सिंबल होता है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेमिनस्केट का सिंबल क्या होता है, इन्फिनिटी जैसा। अब सर्कल है वो, उसका सेंटर अलग हो, मतलब वो ओरिजिन वाला सेंटर वाला सर्कल नहीं है, वो क्या है, जीरो से जीरो, एक a/2, 0 सेंटर वाला सर्कल है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब वही सर्कल को आप ऊपर भेज दो तो वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये है कार्डियोइड। अब कार्डियोइड का भी आपको इक्वेशन याद रखना है क्योंकि वो भी क्वेश्चन में सिर्फ कार्डियोइड मेंशन कर देंगे, आपको इक्वेशन आना चाहिए। कार्डियोइड का इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू ए इंटू 1 + कॉस थीटा। वैसे ही उसका ये कार्डियोइड ऐसे है, ठीक है। अब उसको ऊपर से देखते हैं तो वो कैसे होगा, आर इक्वल टू ए इंटू 1 + साइन थीटा। अब इसे ही कार्डियोइड का अगर मिरर इमेज है तो वो क्या होगा, आर इक्वल टू ए इंटू 1 - इधर जो प्लस था वो इधर माइनस हो गया। वैसे ये जो कार्डियोइड है, ठीक है, उसका अगर नीचे एक्स एक्सिस से नीचे की बाजू देखते हैं तो उसमें भी ऐसा होगा कि इधर क्या था, आर इक्वल टू ए 1 + साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए 1 - साइन थीटा, ठीक है। ये सारे इक्वेशन आपको पोलर फॉर्म वाले याद रखने हैं। और ये दो है, ये एक बार जीटीयू में क्वेश्चन आया था कि
ये आपको डायरेक्टली कर्व दिया, ये इसको क्या बोलते हैं जीटीयू में ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया गया थी। रोज देर आर 3 रोज, 3 पेटल्स ऑफ रोज। पेटल्स मतलब क्या, जो फ्लावर होता है रोज, उसका जो क्या बोलते हैं उसका, फ्लावर का एक पेटल, पेटल मतलब जो रेड कलर का पार्ट होता है ना उसको एक पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर रोज के 3 पेटल की बात की है तो इसको 3, तो ये आपको दिख रहा है ये 3 पेटल है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। वैसे ही अगर 4 पेटल की बात करते हैं तो आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। ये साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। अगर इसी को आप ऊपर के फॉर्म में ड्रॉ करते हो तो इधर कॉस 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, आपको फंक्शन दिए है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। उसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक सिंपल मेथड है। फंक्शन का जो एक्स कंपोनेंट है उसको रिप्लेस करना है आर कॉस थीटा से, वाई कंपोनेंट है उसको रिप्लेस करना है आर साइन थीटा से, और डी एक्स डी वाई है उसको रिप्लेस करना है आर डी थीटा से। अब इधर आर क्यों आया वो हम आगे देखते हैं। इसके जो बाद वाला है उसमें कॉन्सेप्ट आएगा जैकोबियन का। हमने जैकोबियन किधर देखा था, वो हमने पार्शियल डेरिवेटिव में देखा था, ठीक है। तो उसके विथ रिस्पेक्ट में अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो उसकी वैल्यू जैकोबियन की वैल्यू इधर आर आ जाती है, इसलिए हम आर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं अभी। अब कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट तो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर इतना आप रिप्लेस कर देते हो फिर तो ये कॉमन इंटीग्रेशन ही है, और इधर डायग्राम ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर इसको इधर सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो फिर तो कॉमन इंटीग्रेशन ही बचेगा। तो ये सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट होता है ना, उसमें डायग्राम की जनरली ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपको डायग्राम नहीं आता है तभी ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। अब आता है चेंजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे ये एक्स वाई प्लेन वाला मतलब एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वैसे ही हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। अपने हिसाब से हम अपना नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जो यू और वी की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। इधर हम एक्स और वाई की फॉर्म में था, उसको हम यू और वी की फॉर्म में बना देंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई है डी एक्स डी वाई, ठीक है। उसको अगर कन्वर्ट करते हैं किसी भी यू और वी वाले फॉर्म में, तो वो फंक्शन जो एक्स एक्स के भी रिस्पेक्ट में था ना उधर फंक्शन आ जाएगा यू और वी में, और वी के वाई के रिस्पेक्ट में था उधर भी जी ऑफ एक्स एक नया फंक्शन आएगा यू और वी में। अब इधर ये है ना मोड जे मतलब क्या था, वो जैकोबियन है। अब जैकोबियन हमने पार्शियल हमने अभी डिस्कस किया, वो हमने किधर देखा था, वो पार्शियल डेरिवेटिव में देखा था। उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस यू वी, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, ठीक है ना, वो जैकोबियन की वैल्यू होती है। अब इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम एक सम देखते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। और आपको 4 कर्व दिए जिससे ये बाउंडेड है, ठीक है। अब कर्व कौन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स वाई इक्वल टू 2 और एक्स वाई इक्वल टू 4। अब ये सारे जो इक्वेशन है ना वो किसके इक्वेशन है, मतलब वो एक हाइपरबोला है। ये तो है ना वो जनरल हाइपरबोला है, और ये दो इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हमने पहले क्या किया, कर्व्स को हमने प्लॉट कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि कितना एरिया आपको फाइंड करना है। अगर ये ग्राफ आपको नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्राफ नहीं आता है इसलिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपको सिर्फ आइडिया है इसलिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आपके पास क्या है, 4 इक्वेशन है, उसको आपने लिख लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स वाई इक्वल टू एंड एक्स वाई इक्वल टू 4। ये 4 इक्वेशन है आपके पास। अब आपको ये जो इक्वेशन आपको दिए गए उसमें आपको पता चलेगा कि थोड़ी चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, वैसे ही एक्स वाई इधर भी है और इधर भी है। तो हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सपोज कर लेना है। जैसे हमने इधर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने यू सपोज कर लिया और एक्स स्क्वायर को हमने वी सपोज कर लिया, ठीक है। तो हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब इधर क्या था, एक्स वाई सिस्टम है, ठीक है, उसको हमको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमको नई सिस्टम मिल गई, वो किसके फॉर्म में होगी, यू और वी के फॉर्म में। तब ये जो हमको जो कर्व दिए थे क्वेश्चन में उसको हम यू और वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
जिससे हमने क्या सपोज किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू सपोज किया है, तो यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे इधर यू की वैल्यू 9 हो जाएगी। और एक्स वाई इक्वल टू वी हमने सपोज किया, मीन्स वी की वैल्यू 2 हो जाएगी और वी की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स वाला जो ग्राफ था वो कितना ईजी हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको चार लाइन की इक्वेशन मिल गई। क्या, u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 9, v इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 4। अब 4 लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। उससे आप जो रीजन मिलेगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन करना सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट्स में कोई भी वेरिएबल नहीं आता है। अगर रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी लिमिट्स है ना वो कांस्टेंट आएगी। तो उसको तो आपको आता है कि जब भी कांस्टेंट लिमिट हो तो उसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी होता है। अब इसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट सबको लगता है वो क्या है, वो है जैकोबियन। अब जैकोबियन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने फॉर्मूला देख लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कोमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कोमा वी। ठीक है। तो अब आपके पास एक्स का कोई भी इक्वेशन है जो यू के फॉर्म में हो, तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो अब कैसे करेंगे। ये जो इक्वेशन है वो u का है x के फॉर्म में, पर हमको किसका इक्वेशन चाहिए, x का इक्वेशन चाहिए u के फॉर्म में। ठीक है। तो वैसा तो इक्वेशन है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जैकोबियन और उसका ट्रांसपोज उसका इक्वल टू 1 होता है। अगर ये इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो ये इसको क्या है, एक ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है ना। अब ये फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में ट्रांसपोज कर दिए, मतलब क्या कर दीजिए, ये जो है ना जो डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कोमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कोमा वी है उसको उल्टा कर देना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू कोमा वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई कर देना है। और ये प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जैकोबियन की वैल्यू, और इससे पूरा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाता है ट्रिपल इंटीग्रेशन पे। ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक चीज़ तो सबसे कॉमन रहेगी, क्या कि सबसे आउटर लिमिट होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही जितना हम अंदर अंदर जाएंगे ना, जैसे आउटर लिमिट कांस्टेंट है, उससे अंदर गए तो एक वेरिएबल वाली लिमिट मिलेगी। क्या, एक वेरिएबल वाली लिमिट मिली। उससे और एक बार अंदर जाएंगे तो आपको 2 वेरिएबल वाली लिमिट मिलेगी। ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि z है ना, ये जो थर्ड लिमिट है वो x और y के फॉर्म में है, ये सेकंड लिमिट है वो x के फॉर्म में, और फर्स्ट लिमिट तो कांस्टेंट है वो आपने देख लिया। ठीक है। तो वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि इधर 3 डायमेंशन आ गया। ठीक है। x और y और z 3 डायमेंशन आ गया, तो इसमें हमको क्या लिमिट लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर लिखना पड़ेगा तो आपको इजीली आ जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल लिया है, आपको क्या फाइंड करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड डी वी बाउंडेड बाय, आपको एक इक्वेशन दिया। अब ये इक्वेशन किसका, ये आपको सबको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो वो किसका इक्वेशन होता है, तो वो सर्कल का इक्वेशन होता है। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो वो किसका इक्वेशन होगा, वो एक स्फीयर का इक्वेशन होगा। ठीक है। ये अगर एक स्फीयर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हमको क्या बोला है, जेड की भी लिमिट फाइंड करनी है, वाई की भी लिमिट फाइंड करनी है और एक्स की भी लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो हम इधर एक चीज़ सपोज कर लेंगे कि सबसे बाहर वाला होगा उसको हम एक्स रखेंगे, एक्स की लिमिट रखेंगे। उसके अंदर वाला होगा उसमें वाई की लिमिट रखेंगे, और इनर मोस्ट जो इंटीग्रेशन होगा उसमें जेड की लिमिट रखेंगे। ये हमने एक सपोज कर लिया, एक फिक्स माइंड में माइंडसेट बना लिया कि सबसे आउटर लिमिट होगी वो कांस्टेंट होने वाली है, तो उसको हम एक्स की लिमिट सपोज कर देते। उसके बाद का अंदर का होगा उसको वाई की लिमिट सपोज कर देते, और उसके अंदर का होगा उसको जेड की लिमिट सपोज कर देते। तो इधर क्या होने वाला है, देखिए आपको पहले क्या देखना है कि इस कर्व का आपको लिमिट फाइंड करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो आई की वैल्यू है, आई आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो उसको पहले आपको इतने पाई ले लेना है। क्या, इतना पाई आप अगर ले लेते हो, ये पाई, ये सर स्फीयर है उसको आपने कट कर दिया, एक ऐसे कट किया और एक ऐसे कट किया, तो आपको जैसे जो एरिया मिल जाएगा वो हमने इधर ड्रॉ किया। अब उस एरिया को आप सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले कोई भी कर्व दिया, इधर जैसे स्फीयर दिया उसको 2D में कन्वर्ट कर देना है। अगर 2D में कन्वर्ट करते हैं तो स्फीयर का 2D क्या होता है, सर्कल होता है।
अब सर्कल में से लिमिट फाइंड करना बहुत इजी है। स्फीयर में से थोड़ा क्या वैसे दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि स्फीयर तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसको पहले 2D में कन्वर्ट कर देंगे। अब 2D में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या देखा था, सबसे आउटर लिमिट किसकी होती है, वो एक्स की लिमिट होती है। तो सबसे आउटर लिमिट होती है ना, उसको हम पहले फाइंड कर देते हैं। तो वो किसकी लिमिट है, एक्स की है। तो वो 0 to a है ना, वो हमने देख लिया कि 0 से a। तो x किधर से वेरी करे, 0 से a, तो हमको कांस्टेंट लिमिट मिल गई 0 से a। बाद में हमको y की लिमिट फाइंड करनी है। अब जैसे जैसे x 0 से a की तरफ मूव कर रहा है, y क्या है, एक सर्कल बनाता जा रहा है। तो ठीक है, तो y को एक सर्कल के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या है, y के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या है, √a² - x²। ठीक है, बाद में जैसे जैसे ये सर्कल बनते जा रहे हैं, वैसे सर्कल को आपको क्या है, एक वाई जेड एक्सिस होता है ना, उसमें जैसे ये एक सर्कल बना है ऐसे, बाद में और एक सर्कल बनेगा, बाद में और एक सर्कल बनेगा। जैसे सर्कल है वो एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है। अब एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखेंगे, उसके ऊपर और एक दूसरी डिस्क रखेंगे, और उस डिस्क जो हम रखते जाएंगे उसका रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक स्फीयर बनता है। तो वैसे ही हमको जेड की जो लिमिट होती है वो इधर दी होगी, उससे ही फाइंड कर लेना है। तो पहले क्या करना है, एक स्फीयर, एक कोई भी कर्व दिया उसको 2D में कन्वर्ट करो, उससे कांस्टेंट लिमिट फाइंड करो, बाद में y की लिमिट फाइंड करो, बाद में ये जो कर्व दिया है उससे z की लिमिट फाइंड करो। ठीक है, वैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसका एक ऐसे भी कभी क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछे जाते कि आपको क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करना है। उसके जनरली क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर क्या है, आपको फॉर्मूला से उसको रिमेम्बर कर लेंगे तो अच्छा है। वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन वैसे ही फॉर्मूला है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।